गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को आपकी PT1 प्रारंभ होने जा रही है। तो बच्चों, उसी तारतम्य में आज हम आने वाले पाठों की एग्ज़ाम में आने वाले पाठों की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको कोर्स पहले दे चुकी हूँ। आपके कोर्स में पाठ 1 वार्तालाप, जिसके अंतर्गत हम लट लकार और लिट लकार की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ 2 अभ्यास परम गुरु, जिसके अंतर्गत लंग लकार प्रथम पुरुष की पुनरावृत्ति करेंगे। और व्याकरण में आपके प्रत्यय एवं लंग लकार आएंगे। इस प्रकार आपका ये सिलेबस रहेगा PT1 के लिए। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ 1 वार्तालाप की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, वार्तालाप अर्थात बातचीत करना, आपस में बातचीत करना या संवाद करना कहलाता है। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ एक कक्षा है और कक्षा के अंदर छात्र अपने अपने स्थान पर बैठे हैं और शिक्षक वहाँ अध्यापन का कार्य करा रहे हैं। दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। ये हम इस चित्र में देख रहे हैं और इसी के अंदर हमने यहाँ पाठ के अंदर अध्ययन किया था। यहाँ जो हम देख रहे हैं सुनीता, मोहन, ये सब छात्र छात्राएं हैं और शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं। बच्चों, इस लट लकार अर्थात वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, यहाँ नीले अक्षर में जितने भी शब्द दिख रहे हैं ये सभी वर्तमान काल है, लट लकार है। बच्चों, इस पाठ के अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं और सभी विद्यार्थी उठ करके उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ अध्यापक योग के विषय में पढ़ा रहे हैं। बच्चों, योग हमारे भारत की प्राचीन विद्या है और इस विद्या के जनक अर्थात प्रणेता महर्षि पाणिनि के शिष्य महर्षि पतंजलि हैं। कौन है बच्चों? महर्षि पतंजलि। योग विषय के विषय में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम योग सूत्रम ऐसा है। बच्चों, ये जो हम पढ़ रहे हैं कि कौन इसके प्रणेता है, पुस्तक को किसने लिखा, इस प्रकार के संस्कृत में आपके प्रश्न आएंगे, तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इस पुस्तक में योग सूत्रम पुस्तक में अस्मिन पुस्तक अर्थात इस पुस्तक अर्थात योग सूत्रम, जिसको कि किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। इस पुस्तक के में योग की महिमा का वर्णन किया गया है। योगस्य महिमा वर्णिता, योग की महिमा का वर्णन किया गया है। योग के द्वारा रोगों का नाश होता है। किसका नाश होता है बच्चों? योग के द्वारा रोगों का नाश होता है और जो व्यक्ति हमेशा योग करते हैं वे रोग मुक्त होते हैं। आगे देखिए, योग हमें निरोग करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि आजकल योग की चर्चा भारत देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में है और योग दिवस जून महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से जाना जाता है, जो जून महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है। इस प्रकार योग हमारे शरीर को स्वस्थ रोग रहित करने का एक सबसे अच्छा और सरल उपाय है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि हमने यहाँ इस पाठ के अंदर योग के विषय में पढ़ा है कि योग किस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। यदि हम नित्य अर्थात हमेशा रोज योग करते हैं तो हमारा शरीर रोग मुक्त होता है। बच्चों, आज हमारा देश जिस वैश्विक स्थिति से गुजर रहा है
उस स्थिति में भी यदि हम रोज योग करेंगे तो हम इससे पार हो जाएंगे। तो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग करना चाहिए और योग को हमारे जीवन का एक पार्ट, एक हिस्सा बनाना चाहिए। इस प्रकार हमने यहाँ लट लकार का प्रयोग जानते हुए, समझते हुए योग के विषय में जाना था कि कौन इसके प्रणेता है, किसने और उन्होंने कौन सी पुस्तक को लिखा है, योग दिवस कब मनाया जाता है, योग हमारे शरीर को किस प्रकार रोग रहित कर सकता है। इस प्रकार हमने यहाँ इसके अंतर्गत जाना। अगला देखिए बच्चों, इसी पाठ का दूसरा पाठ आता है लिट लकार का प्रयोग। लिट लकार अर्थात भविष्य काल, फ्यूचर टेंस कहलाता है। और यहाँ जितने भी आप ब्लू रंग के शब्द देख रहे हैं ये सभी लिट लकार के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ विनीता और विमला के बीच में बातचीत हो रही है। विनीता और विमला आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं विमला विनीता को पूछती है कि कल तुम क्या करोगी। यहाँ विनीता कहती है कि मैं कल मामा के घर जाऊंगी। यहाँ देखिए विमला कहती है किस लिए। तो विनीता बोलती है कल मेरे छोटे भाई का जन्मदिन होगा। विनीता ने पूछा तुम उससे क्या दोगी। अनुजा छोटे भाई को, तुम अपने छोटे भाई को क्या दोगी। विनीता ने कहा मैं उसे गेंद और चॉकलेट दूंगी। वहां और क्या होगा। केक कटेगा, गायन होगा, नाच भी होगा, मैं मिठाई भी खाऊंगी। मम माता पितरो तस्मे उपहारम अपि दास्यत, मेरे माता पिता उसे उपहार भी देंगे। इस प्रकार विमला विनीता को पूछती है तुम घर कब आओगी। तो विनीता कहती है मैं रात को 8 बजे घर आऊंगी। श्व अहम तव्या स न क्रीडिशामि, मैं कल तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। आवाम परशव, परशव अर्थात परसों। विद्यालय मेलिश्याव, विद्यालय में मिलेंगे। परशव अर्थात परसों। अद्य आज, श्व कल, ह बीता हुआ कल और परशव परसों। दोनों परसों कहाँ मिलेंगे। विद्यालय में मिलेंगे। बच्चों इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से विनीता और विमला के बीच में बातचीत हो रही है। विनीता अपने मामा के घर जाएगी, वहाँ उसके छोटे भाई का जन्मदिन होगा। विनीता अपने छोटे भाई को गेंद और चॉकलेट देगी और इस प्रकार वह केक काट करके, गाना गा करके, नाच करके, मिठाई खा करके अपने छोटे भाई का जन्मदिन मनाएगी और रात को 8 बजे वह अपने घर वापस आएगी। और वह विमला से कहती है कि हम दोनों कल नहीं खेलेंगे, हम दोनों परसों विद्यालय में मिलेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने पाठ 1 का पुनराभ्यास किया है और हमने इसको अच्छे से जाना है कि किस प्रकार यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों अब आप देखिए पाठ 2। पाठ 2 आपका है अभ्यास परम गुरु, जिसके अंदर हमने लंग लकार प्रथम पुरुष के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी की पुनरावृत्ति करेंगे और पुनरावृत्ति करते हुए आप यहाँ देखिए कि यहाँ एक गुरुकुल, एक आश्रम का दृश्य है जिसमें एक आचार्य अध्यापन का कार्य करा रहे हैं और बच्चे बैठ कर के गुरुकुल पद्धति के बैठ कर के वह अध्ययन कार्य कर रहे हैं। यहाँ आप देखते हैं कि एक आश्रम में बहुत सारे छात्र पढ़ते थे। उनके बीच में एक मंदबुद्धि बालक भी था। बालक का नाम बोपदेव था। बच्चों बालक का नाम क्या था। बोपदेव था। उसकी रुचि पढ़ने में कम थी, बहुत कम थी। वह जो भी पढ़ता था उसे भूल जाता था। सभी सहपाठी उसका मजाक बनाते थे, उपहासम
मजाक मजाक बनाते थे। एक बार आचार्य ने उस पर क्रोधित होकर के उसे आश्रम से बाहर कर दिया। स अचिंत्यत, उसने सोचा, अहम मंदमती, मैं मंदमती हूँ, कम बुद्धि वाला हूँ, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। किसने सोचा बच्चों? ये बोपदेव ने। बोपदेव ने सोचा, क्या सोचा? कि मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, मैं विद्या अध्ययन नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार वह दुखी मन होकर के वहाँ से चला गया और इधर उधर घूमने लगा, भ्रमण करने लगा। एक दिन उसने रास्ते में, मार्गे अर्थात रास्ते में, एक कुआं देखा। वहाँ 3 महिलाएं कुएं से पानी निकाल करके जल के द्वारा, पानी के द्वारा घड़े को भर रही थी। बच्चों कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं। कहाँ क्या कर रही थी? कुएं से पानी निकाल रही थी और उस पानी से घड़े को भर रही थी। उसने देखा, यत्र तहा महिला घटान स्थापयन्ति, जहाँ वे महिलाएं घटान, घड़े को स्थापयन्ति, रखती हैं, स्थापयन्ति स्म, रखती थी, तत्र गर्ता, वहाँ गड्ढे, गर्ता अर्थात गड्ढे हो गए। कूपात रज्ज्वा जलपात्रम कर्षन्ति स्म, कुएं से रस्सी के द्वारा पानी के बर्तन को खींचती थी। कर्षन्ति अर्थात खींचना, खींचती थी। तत्रापि, वहाँ भी, प्रस्तरे रज्ज्वा घर्षणेन, पत्थर पर रस्सी के घिसने से, चिन्हानि अभवत, चिन्ह हो गए। वहाँ भी रस्सी के घिसने से चिन्ह हो गए। स आश्चर्यचकित अभवत, वह आश्चर्यचकित हो गया। क्या देखकर के आश्चर्यचकित हो गया? कि वो जिस रस्सी से जल पात्र को खींचती थी कुएं से, वहाँ पत्थर था और उस पत्थर पर भी निशान हो गए। कितनी महिलाएं थी बच्चों? 3 महिलाएं कुएं से पानी निकालती थी और अपने घड़े को पानी से भर रही थी। अगला देखिए। और उसने सोचा, यदि घटेन रज्ज्वा च, घड़े के द्वारा और रस्सी से, प्रस्तरे चिन्हानि भवितुम शक्नुवन्ति, पत्थर पर चिन्ह हो सकते हैं, तहिर पुनः पुनः अभ्यासेन, तो पुनः पुनः बार बार अभ्यास के द्वारा, अहम अपि, मैं भी, विद्या प्राप्तुम स्मरितुम च शक्नोमि, मैं भी विद्या प्राप्त करने में और याद करने में समर्थ हो सकता हूँ, सक्षम हो सकता हूँ। क्या सोचा उसने? कि यदि घड़े से और रस्सी से पत्थर पर निशान हो सकते हैं, तो बार बार अभ्यास करने के द्वारा मैं भी विद्या प्राप्त करने और याद करने में सक्षम हो सकता हूँ। स एव विचार्य, उसने यही विचार कर किया, विद्या प्राप्ति का दृढ़ संकल्पम अकरोत, आश्रमम च प्रत्यागत, उसने यही विचार करके विद्या प्राप्ति का दृढ़ संकल्प किया और आश्रम की ओर वापस आ गया। प्रत्यागच्छत, वापस आ जाना। स तत्सर्वं वृतांतम आचार्यम अकथ्यत, उसने सारा वृतांत अर्थात घटना आचार्य से कही। आचार्य स्नेहेन तस्य आलिंगनम अकरोत, आचार्य ने स्नेह से उसका आलिंगन किया। आलिंगन करना, प्यार करना या गले लगा लेना। तम च विद्वानम भवितुम आशीर्वादम अपि अयच्छत, और उसे विद्वान होने का आशीर्वाद भी दिया। स तत्रैव उषित्वा परिश्रमेण अपठत, उसने वहीं रह करके, उषित्वा रह करके, परिश्रम के द्वारा पढ़ाई की। पुनः पुनः अभ्यासेन स विद्वान अभवत, बार बार अभ्यास के द्वारा वह विद्वान हो गया। कालांतरे स एव बालक संस्कृत व्याकरणस्य महान पंडित वरदराज
इति नाम अभिधानेन प्रसिद्ध अभवत। कालांतर में स एव बालक, वही बालक संस्कृत व्याकरण के महान पंडित वरदराज इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, कौन संस्कृत व्याकरण का पंडित कौन था? वरदराज, जो कि बोबदेव नाम से है, और किंतु कालांतर में समय बीत जाने पर वही बालक संस्कृत व्याकरण का महान पंडित वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण से पुस्तकम अरचयत। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक लिखी बच्चों? उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक लिखी, जो कि संस्कृत व्याकरण की पुस्तक थी। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा गया है, अभ्यास परम गुरु, अभ्यास परम गुरु होता है। बच्चों, इस प्रकार हमने यहाँ पाठ 2 के अंदर एक अभ्यास के बारे में जाना कि अभ्यास सबसे परम गुरु होता है। यहाँ बोबदेव नामक एक बालक के बारे में जाना, जो कि बहुत ही पढ़ने में उसकी रुचि बहुत कम थी, न्यूना थी, जो कि पढ़ता नहीं था और सभी बच्चे इसलिए उसका मजाक बनाते थे। आचार्य ने एक दिन क्रोधित होकर के उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया और वह बालक इधर उधर घूमता हुआ एक ऐसी जगह पहुंचा जहां 3 महिलाएं कुएं से पानी निकालकर पानी के द्वारा अपने घड़े को पूरा भर रही थी। उसने देखा कि जहां वे महिलाएं अपना घड़ा रखती थी वहां गड्ढे हो गए, और जिस रस्सी से वह पानी को खींचती थी, जलपात्र को खींचती थी, वहां भी पत्थर पर निशान हो गए। ये देख करके उसने सोचा कि यदि घड़े के द्वारा और रस्सी के द्वारा निशान हो सकते हैं, पत्थर पर निशान हो सकते हैं, तो मैं भी बार बार अभ्यास के द्वारा विद्या प्राप्त करने और याद करने में समर्थ हो सकता हूँ, सक्षम हो सकता हूँ। इस प्रकार विद्या प्राप्ति का दृढ़ संकल्प करके वह वापस आश्रम की ओर आ गया और सारी घटनाक्रम उसने अपने आचार्य से कह दी। आचार्य ने उसके दृढ़ संकल्प को देख करके प्यार से उसे गले लगा लिया और उसे विद्वान होने का आशीर्वाद दिया। उसने वहीं रह करके परिश्रम के द्वारा पढ़ाई की और इस प्रकार बार बार अभ्यास के द्वारा वह विद्वान हो गया। और कालांतर में समय बीत जाने पर वही बालक संस्कृत व्याकरण के महान पंडित वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। इसलिए कहा गया है अभ्यास परम गुरु होता है। बच्चों, इस प्रकार हमने पाठ 1 और पाठ 2 की पुनरावृत्ति करी है। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार के यहाँ क्वेश्चन आएंगे और हमें क्या क्या करना है। बच्चों देखिए, आपकी बुक में पहला क्वेश्चन है, उचित विकल्प चुनकर लिखिए, आप उसे याद कर लीजिए। फिर आपकी बुक में दूसरा है एक पदेन में आपको क्वेश्चंस याद करने हैं, आंसर याद करने हैं उसके, और एक पदेन जो क्वेश्चन आएंगे वे भी MCQs के अंतर्गत ही आएंगे। जैसा कि आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए एक पदेन का, वहाँ है विनीता विमला च कुत्र मेलिशत। यहाँ आपको इसके 4 ऑप्शन आ जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में जो सही है वहाँ आपको उसका सही आंसर बताना है। तो इस प्रकार से किसी भी तरह से ट्विस्ट करके या कैसे भी करके यहाँ आपके पास क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एक पदेन करना है, पूर्ण वाक्यन क्वेश्चन आंसर है, ये आपको ये भी याद करने हैं। इसके बाद दोनों पाठों के शब्दार्थ आपको याद करने हैं। शब्दार्थ हिंदी टू संस्कृत और संस्कृत टू हिंदी, दोनों ही प्रकार से आपको याद करने हैं। प्रत्यय और लंग लकार ग्रामर के अंतर्गत आएंगे। तो प्रत्यय और लंग लकार का अध्ययन हम अप्रैल माह में कर चुके हैं और उसकी पुनरावृत्ति जब हमारी यहाँ वापस पुनः क्लास प्रारंभ हुई थी तब सबसे पहले हमने पुनरावृत्ति करी थी और पुनरावृत्ति के अंतर्गत
हमने प्रत्यय और लंग लकार की भी पुनरावृत्ति करी थी। तो इस प्रकार से यहाँ प्रत्यय और लंग लकार की पुनरावृत्ति हम कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ प्रत्यय और लंग लकार की पुनरावृत्ति नहीं की है हमने। और लास्ट आपका आता है पाठांतर्गत प्रश्न। अभी हमने दोनों पाठों का हिंदी अनुवाद अच्छे से वापस समझा है, उसकी पुनरावृत्ति करी है, तो पाठ के अंदर से भी क्वेश्चंस बन करके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमने सारे टॉपिक्स देखे हैं कि किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों पूर्ण वाक्य के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो आपकी बुक में देखिए, बुक में फर्स्ट चैप्टर का ही मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कदा मान्यते। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कदा मान्यते, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा आंसर है जून मासस्य 21 तारिकायाम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मान्यते। अब यहाँ आपको यदि आप याद है कि जून महीने की 21 तारीख को मनाया जाता है, तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे और 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से यहाँ इसके भी क्वेश्चंस बन करके आएंगे। क्वेश्चन सारे MCQs में आएंगे बच्चों। आगे हम देखते हैं कि पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर PT1, किस प्रकार का पैटर्न हमारे एग्जाम में आएगा। आप देखिए यहाँ आपके सामने एक टेबल दे रखी है। टेबल में देखिए सब्जेक्ट है, टॉपिक है, सीरियल नंबर, क्वेश्चंस, मार्क्स, लेवल और ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो यहाँ आपको क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसके बाद 4 विकल्प आपके सामने आएंगे। 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प के ऊपर टिक करना रहेगा। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और उन 20 क्वेश्चंस में आपको टिक करना है, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और सही विकल्प पर आपको टिक करना है। बच्चों यहाँ हमारे पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 क्वेश्चंस के ईच क्वेश्चन 1 मार्क होगा। 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। इस प्रकार हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। टाइम ड्यूरेशन आपको दे दिया जाएगा, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको ये कंप्लीट करना है। अटेंड द मॉक टेस्ट 30th एंड 31st ऑफ जुलाई। आपके 30 और 31 तारीख को मॉक टेस्ट है। उस मॉक टेस्ट को आप अटेंड करिए और जब आप उस मॉक टेस्ट को अटेंड करेंगे तो आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमने रिवीजन का वर्क किया है, कार्य किया है, ये रिवीजन का कार्य आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने समझ लिया होगा और किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, हमें कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना है और किस प्रकार हमारे क्वेश्चंस के मार्क्स होंगे। ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।